नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी शरण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपके बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है, एक एक्ट है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है जानेंगे इसे डिटेल में, और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इसे भी जानेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो इंडिया में इनेक्ट हुआ उसका डेट था 25 अप्रैल 1872, जबकि सिग्नेचर हो गया था प्रेसिडेंट का यानी कि राष्ट्रपति का। उसके बाद यह इफ़ेक्टिव डेट जो इसका है जब लागू हुआ वो डेट है इसका 1 सितंबर 1872। और ये जो है ओरिजिनली जो है इंडिया इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उससे आया है। यह बेस्ड है इंग्लिश लॉ के ऊपर। और यह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है यह अप्लीकेबल है कहाँ 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 अप्लीकेबल है, तो ये होल इंडिया में अप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है। और किसको, तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये अप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। अभी बहुत बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि जो सेक्शन 370 है ये तो हटा दिया गया है, तो क्या यह लागू होगा जम्मू एंड कश्मीर में? तो इसका आंसर है जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिए हैं कि ये एक्ट वहाँ लागू होंगे या नहीं। इसके रिगार्डिंग अक्टूबर 19 में एक लिस्ट जारी किए थे सरकार ने, जिसमें कि 37 ऐसे एक्ट थे जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में लागू किए गए, लेकिन उस लिस्ट में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यह पहले बहुत बड़ा हुआ करता था और इसे बाद में छोटा कर दिया गया, जिससे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन्हें अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर जो बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है कुछ पार्ट यानी कि कुछ सेक्शन हटा दिए गए, और वो सेक्शन क्या थे? वो सेक्शन थे 76 से 123। और यह सेक्शन किसके थे? ये सेक्शन थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए 11th चैप्टर थे, जिसे भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टिल 75 सेक्शन तक हैं, और उसके बाद 123 तक तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थे जिन्हें तो हटा दिया गया, लेकिन 124 से जो है फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए आगे अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में। दो वर्ड हैं, एक है एग्रीमेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। बहुत जो है लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को ही लगभग सेम माना जाता है, जो कि कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मैं बात करूं तो दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वह देखते हैं। एग्रीमेंट है, आप इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो सोशल एग्रीमेंट जितने भी हैं वो एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाते। और जितने भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट हैं वह क्या होते हैं? वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब और डिटेल से इसे समझते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस हैं। अब देखिए यहाँ पर है एग्रीमेंट, और जब उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो वह हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट में क्या जुड़ने के बाद? एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, और एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बनते हैं उसे डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए इस पॉइंट पर,
यहाँ पर क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक होता है ऑफर, एक पार्टी जब ऑफर देता है दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमारा बन जाता है प्रोमिस। और जब इस प्रोमिस के साथ कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो उसके बाद यह मेरा एग्रीमेंट का रूप ले लेता है। और जब यह एग्रीमेंट के साथ लीगल इन्फोर्सिएबल हो जाता है तब यह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वह क्या बन जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वह सेक्शन 2H के अंदर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि यह जो एक्ट है यह क्रिमिनल है और सिविल है। कौन सा है, तो अगर यह एक्ट की मैं बात करूं तो यह पार्ट ऑफ सिविल लॉ है। इट इज़ बेसिकली कवर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। यह कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन को कवर करती है, इसीलिए ये क्या है, एक सिविल लॉ है। अब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस क्या है, तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो आप डेली लाइफ में करते हैं एक्सेप्ट प्रोमिस विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर वही सोशल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स फैमिली इन सब के साथ कोई प्रोमिस कर रहे हो, अपने फ्रेंड से प्रोमिस कर रहे हो कि अगर तुम मेरे यहाँ आज नहीं आओगे तो तुम्हें इतना रुपए का जुर्माना लगेगा। एंड अपने पिता हैं वो कहते हैं अपने बच्चे से प्रॉमिस कर लिए कि अगर इस बार तुम फर्स्ट किए तो तुम्हें लैपटॉप दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं दिलवाता है तो क्या वह केस कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो 3 पॉइंट हैं इनके बारे में किन किन सेक्शन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2H, एग्रीमेंट सेक्शन 2E एंड प्रोमिस सेक्शन 2B। अब देखते हैं यह जो है इन्फोर्सिएबल क्या है और इन्फोर्सिएबल का मीनिंग क्या होता है। इन्फोर्सिएबल में जैसे कि कुछ सोर्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं अभी हम लोग जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कि जब एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स जुड़ते हैं तभी वह कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे। और एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट यहाँ पर एग्रीमेंट क्या था, यहाँ पर एग्रीमेंट था जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और प्लस कंसिडरेशन होता था तब बनता था हमारा एग्रीमेंट। चलिए आइए देख लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एसेंशियल एलिमेंट हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वह सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं। उसमें पहला क्या कहता है, एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 या उससे अधिक पार्टी होना चाहिए। एक होता है ऑफरी जो ऑफर देता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है उसे, यानी कि एक ऑफर देता है, दूसरा क्या करता है उसे एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पे 2 पार्टी कम से कम होना ज़रूरी है। और वहाँ पे क्या होता है, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यहाँ 2 पार्टी है, एक ने ऑफ़र दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस। और प्रोमिस का डेफिनेशन कहाँ है, वो है 2B के अंदर। अब आगे जो तीसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट है वह है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटेंशन हो जो है उसका लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोशल एग्रीमेंट कर रहे हो, सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, या फैमिली वाला एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, फ्रेंड के साथ एग्रीमेंट, इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कॉमर्शियल टाइप का एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बारे में एक केस लॉ है बेलफोर वर्सेस बेलफोर। और इस बेलफोर में क्या करती है, एक पत्नी रहती है और एक हस्बैंड रहते हैं, वाइफ हस्बैंड के बीच झगड़ा होता है, यानी कि कुछ पैसे हर महीने देने की बात होती है, लेकिन जो हस्बैंड होता है कुछ कारणों की वजह से बाद में मना कर देता है, तो उसकी वाइफ
कोर्ट में केस फाइल करती है, लेकिन कोर्ट में केस वह इसलिए उसकी वाइफ हार जाती है क्योंकि कोर्ट कहता है कि यह एक सोशल एग्रीमेंट है। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 का जो एसेंशियल एलिमेंट वो क्या है, ये है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, और इसके बारे में सेक्शन 14 में कहा गया। अब स्वतंत्र सहमति में क्या होना चाहिए, कहता है कंसेंट नॉट काउज्ड बाय कॉर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब करके मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, और किसी तरह का फ्रॉड करके नहीं होना चाहिए, और किसी तरह से धोखाधड़ी करके एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। एकदम स्वतंत्र सहमति के साथ कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए, तब वही वह कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। और आगे एलिमेंट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई काम पॉसिबल नहीं आप वो कर सकते हो। एग्जांपल से आप समझते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि एक मरा हुआ इंसान है मैं उसे ज़िंदा कर दूंगा अगर इतना रुपए दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहता है मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, ऐसा कोई संभव बात ही नहीं कि आप चांद तारे को तोड़ के ला सकते हो। कुछ भी ऐसा वर्क जो कि पॉसिबल ही नहीं हो, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट का, उसमें है कैपेसिटी टू इंटर ए कॉन्ट्रैक्ट। अब कैपेसिटी होना चाहिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, वहाँ पर आप कैपेसिटी होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मैनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब कि 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और आपको अनसाउंड माइंड का पागल नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाइड लॉ क्या होता है, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड यानी कि जेल में रहा हुआ नहीं होना चाहिए, और एलियन इनिमी नहीं होना चाहिए। एलियन इनिमी में से हो गया, आप कहीं अगर कोई हमारे साथ के साथ जिस देश से युद्ध चल रहा है वहाँ के कोई व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। और आगे हैं एसेंशियल एलिमेंट नंबर 7, इसमें है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है वह लॉफुल होना चाहिए, लीगल इन नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप इस व्यक्ति को गोली मार दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। आप ऐसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, पर्पस जो है वह कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब बात करते हैं कंसिडरेशन का। तो कंसिडरेशन क्या है, अब इसे जानते हैं डिटेल से। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है लेटिन वर्ड है मेरा क्विड प्रोक्यो, यहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ। अब कंसिडरेशन ऑफ बोथ पार्टीज, दैट कंसिडरेशन जो है वह बोथ पार्टी के लिए होना चाहिए। जो ऑफर और एक्सेप्टेंस दो व्यक्ति कर रहे हैं ना, उस दोनों के लिए कंसिडरेशन हो चाहिए। मान के चलिए अगर एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना बाइक सेल किया, तो जिस व्यक्ति को बाइक सेल किया तो उस व्यक्ति के लिए बाइक क्या है, कंसिडरेशन है, और जिसने सेल किया उसको जो पैसे मिले उसके लिए पैसे क्या है, कंसिडरेशन है। और जो ये कंसिडरेशन है वह क्या होना चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जैसे कि आप कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम के लिए कंसिडरेशन नहीं कर सकते, और कंसिडरेशन जो है वह आप पास्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट के लिए हो सकता है, और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट है कॉन्सेंसस एड आइडम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समथिंग इन द माइंड ऑफ बोथ, समथिंग इन द माइंड ऑफ बोथ पार्टीज, यानी कि जो दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो रही हैं, पार्टी 1 और पार्टी 2, तो दोनों के माइंड में सेम थिंग के लिए बातें ही होनी चाहिए। वहाँ पे एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोले कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा हो, डबल मीनिंग वाली बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल अगर आप समझें
तो यहाँ पर फिर से एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं। यानी कि जब दो पार्टी हैं, एक और दो, चलिए ऐसे समझते हैं, ए एंड बी। अब ए के पास बी आते हैं और बोलते हैं मुझे आपकी बाइक चाहिए, अब कितने में दोगे? तो इनके पास दो बाइक हैं, ठीक है, एक है रॉयल इनफील्ड का और एक है बजाज डिस्कवर, ठीक है। तो इन्होंने बात कर ली, तो बोले भाई सेकेंड हैंड बाइक है आपका, कितने में दोगे? तो ये बोला कि ठीक है 20,000 में ले लो। तो ये क्या सोचता है, बी ये सोच रहा है मन में कि मैं तो बात कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के लिए, और ए अपने मन में सोच रहा है बजाज डिस्कवर के लिए। लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में ये नहीं बोलता, ये बोलता है कि नहीं मैंने तो बात किया था किसके लिए, रॉयल इनफील्ड के लिए। ये बोलता है नहीं मैंने बात किया था बजाज डिस्कवर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, इस तरह का डबल मीनिंग वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट पॉइंट है एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। लॉ के द्वारा कोई भी वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का अगर मैं बात करूं तो वॉइड क्या होता है, वैलिड का अपोजिट होता है। तो वह मतलब कि लॉ के द्वारा अवैध घोषित नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल क्या है, वेजरिंग है, वेजरिंग एग्रीमेंट, जैसे कि आप जुआ खेलने में जो कुछ शर्त लगाते हो या और कोई अन्य चीज़ें में जो शर्त लगाते हो, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होते हैं, इसमें क्या है कि अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें रिक्वायर है रजिस्ट्रेशन करने का, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रिक्वायर है कि वहाँ पे विटनेस का साइन होना चाहिए, तो मस्ट है कि विटनेस का साइन होना ही चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, इनके टाइप्स और सारी भी चीज़ें। तब तक इसी तरह देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।